A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the specimen paper of literature and the part 4 and the final part of it, that is the solution of the questions of Reverie poetry part. ओके तो इससे पहले के जितने 3 पार्ट से वी हैव ऑलरेडी सॉल्व टेम्पेस्ट हो गया, प्रोज हो गया, इकोज वाला पार्ट एंड द एमसीक्यूज वन, वी हैव ऑलरेडी डन दैट. तो नाउ वी विल बी डूइंग रेवरी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दैट वी दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस ऑफ 5 मार्क्स. इसमें बोला गया दैट वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड. ये किस पोएम का है? दैट इज डॉल्फिन्स. जिसमें कहा गया विथ रेफरेंस टू द अबव लाइन्स फ्रॉम द पोएम यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई डॉल्फिन थिंक्स दे वर ब्लेस्ड, कि वो क्यों सोचते हैं कि वो उस समय ब्लेस्ड थी, अब नहीं है, एंड अब उनकी लाइफ कैसी हो गई है. देयर इज अ वर्ड लिमिट, आपको इसी वर्ड लिमिट के अंदर ही 100 से 150 वर्ड्स में ही यू हैव टू राइट इट. तो दिस सॉल्यूशन इज हेयर, द सेम क्वेश्चन इज गिवन हेयर इटसेल्फ. ठीक है, और यहाँ पर हमने वर्ड लिमिट भी लिख दी है कि मेरा जो आंसर है उसकी वर्ड लिमिट कितनी आई है, आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. डोंट गो बियॉन्ड वर्ड्स. अगर आप 150 से ज्यादा जाओगे डेफिनेटली दे विल डिडक्ट योर मार्क्स, तो बी केयरफुल रिगार्डिंग इट. द फर्स्ट पार्ट इज सेड इन दिस की सबसे पहले 2 चीजें पूछी गई थी कि क्यों वो बोलते हैं कि वो ब्लेस्ड थे उस समय, और अब वो क्यों नहीं है, अब उनकी लाइफ जो है वो कैसी है. तो dolphins have been forced to think inside, to live inside a tank in order to entertain human audience. मतलब human audience को entertain करने के लिए उनको उतने एरिया में survive करना है, leaving the freedom of the ocean behind. जिस समय उनको लगता था कि they were blessed, why they were blessed? Because they were living in the ocean. Now they are no longer blessed, for the world will not deepen to dream it. Just because कि उनके पास एक बहुत limited area है, world will not deepen the waters, the ocean. जो हाँ वो पहले रह रहे थे, it was a bigger place. Now this is a very small place जहाँ पर they cannot go too deep. It means that without the dark depths of the ocean, जो dolphins हैं, they have nothing to look forward to discover or imagine. इसका क्या मतलब है कि just because कि now they don't have the depths of the ocean, there is nothing जिसके जहां तक वो जा सकती हैं, discover कर सकती हैं, imagine कर सकती हैं. World is what you swim in, and the dolphins say, and confinement has made their world frightfully smaller. A world is a place जहां पर आप swim करते हो, actual में you live, but यहाँ पर confinement एक छोटे से जगह पर दब के रह जाना या सीमित होके रह जाना के कारण उनका जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, फ्राइटफुली डर कर छोटा हो चुका है. फिर पूछा गया कि वो अब कैसी लाइफ जी रही हैं. तो जो डॉल्फिन्स है दे आर लिविंग इनसाइड दिस टैंक. कैसे दे आर लिविंग लिव्स lives inside this tank are monotonous and depressing. उनकी जो lives है वो यहाँ पर कैसी हैं? This is monotonous. Their environment never changes and they circle the same well-worn grooves. मतलब वो area जिसमें लगातार वो घूम रही हैं, तो it has made narrow cuts in it. कोई भी hard surface जहाँ पर narrow cuts हो गए, तो वहां पे भी वो narrow cuts हो गए, and it is showing some sign of being used so much. वो इतना ज्यादा उतने एरिया में रह चुकी है कि वहां पर निशान पड़ गए हैं उनके स्विम करने के ओवर एंड ओवर. उनके जो डेज हैं, अब जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ पूछी गई है तो उनके डेज वहां पर कैसे हैं? देयर डेज कंसिस्ट ऑफ जंपिंग थ्रू हूप्स. ठीक, एंड दिस यू हैव सीन इन द पोएम, हमने पढ़ाया था इसको आपको विद ऑल द पिक्चर्स. तो बैलेंसिंग अ कलर्ड बॉल फॉर द ट्रेनर. एंड क्यों, मतलब क्यों वो कैसे वो रह रहे हैं वहां पर? दे आर जंपिंग थ्रू द हूप्स एंड दे आर बैलेंसिंग. जो कलर्ड बॉल्स होती हैं उसको वो लोग अपनी जो यहाँ बीक होती है या जो भी माउथ का लास्ट एज होता है उस पर वो लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं. दैट दिस मैन इज ऑलवेज अबव देम. जो मैन उनके ऊपर एकदम हेड पे वहां खड़ा रहता है कॉर्नर पे, he reflects that there is power over their lives. कि
कि उन डॉल्फिन्स की लाइव्स का जो पार है वो किसके पास है, उस मैन के पास है. दे हैव टू प्लीज हिम इन ऑर्डर टू अर्न फूड. भाई अगर वो लोग नहीं ये सब करेंगे तो डेफिनेटली द मैन विल किल देम. तो उनको खाना मिले इसीलिए वो लोग वहां पर ये सब कर रहे होते हैं, the dolphins. And because this is the only stimulation or only motivation or only force that keep them alive कि भाई हम करेंगे ये balancing the balls and all, तो हमें खाना मिलेगा. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल, यही 2 पैराग्राफ्स थे. दिस इज अ टोटल ऑफ 151 वर्ड्स. आप उसको अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो. जहां पर आई हैव रिटन दीज स्टेटमेंट्स आप वहां डायरेक्टली कोड्स फिल कर सकते हो. दिस इज कंप्लीटली अप टू यू. 5 मार्क्स में थोड़े से कम ही मेंशन करने चाहिए कोट्स, जस्ट बिकॉज कि यू डोंट रिमेम्बर मच. एक्सप्लेनेशन पार्ट आपसे ज्यादा पूछा जाता है, बट हाँ 10 मार्क्स में यू कैन मेंशन सफिशिएंट कोट्स. अब सेकंड पूछा गया, दिस इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स. 100 से 150 वर्ड्स इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स. तो क्या बोला गया है, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब the how the poem John Brown establishes the hollowness, you can say consider it as the meaningless, जो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, खाली है, एम्प्टी है. बिहाइंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, वॉर जिसको हम बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, एडमायरेबल मानते हैं, एटलीस्ट द कंट्रीज हु आर फाइटिंग, तो उसको कैसे इस पोएम में एक्चुअल में शो किया गया है कि देयर इज हॉलोनेस, इट इज एम्प्टी, इट इज मीनिंगलेस. आपको अपने जो आंसर है यू हैव टू गिव, write it in short paragraphs or you have to mention any 2 details from the poem. ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप उसको एक शॉर्ट पैराग्राफ में कंबाइन करके भी लिख सकते हो. पैराग्राफ बोला गया तो राइट इट इन पैराग्राफ. सुननी चाहिए काउंसिल की बात. John Brown establishes a hollowness and rejects the idealization of glorifying war. Why? By presenting ignorant people, वो लोग जिनको नहीं पता है कि वॉर कैसी होती है, उनको प्रेजेंट करके, जिनको ऐसा लगता है कि वॉर जो है, fighting in the war is an act of pride, तो it is actually not the act of pride. ठीक है, और ये यहाँ पर कैसे बताया गया, 2 एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि जब जॉन ब्राउन जो है वो रेडी हो रहा था टू गो फॉर वॉर, उसकी जो मदर है शी फील्स प्राउड. वाई? देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है, straight and tall in his uniform and all, कि just because कि she was seeing John Brown who was looking straight and tall in his uniform, and she feels proud that she has a soldier for a son, कि उसके पास एक soldier son है. For her being a soldier means क्या होता है, that the person will fight. ये दूसरा पार्ट है, वैसे आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो. दैट फॉर हर, उसके हिसाब से सोल्जर का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु इज फाइटिंग ब्रेवली, वेलियंटली एंड ओबेइंग द कैप्टन्स ऑर्डर्स, सो दैट उसको बहुत सारे मेडल्स मिल सके और वो मेडल्स जो वो अपनी वॉल पर पुट कर सके. शी इज इग्नोरेंट, उसको नहीं पता है व्हाट are the mental and physical traumas जो soldiers को undergo करना पड़ता है, झेलना पड़ता है. Okay, the next point says that John Brown realizes while fighting, ये second part है, आप इसको अलग से भी consider कर सकते हो, क्योंकि अभी जब मतलब the first point जहां वो तैयार होता है उसको भी consider कर सकते हो. second one जहां पर उसकी जो मदर है उसको शो किया गया है कि वो बहुत सारे मेडल्स लेकर आएगा सन, वो ऐसा सोचती है. और थर्ड पॉइंट ये भी कंसिडर हो सकता है, नहीं तो आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो. तो जॉन ब्राउन रियलाइजेस दैट व्हाइल फाइटिंग इन द वॉर आई एम ट्राइंग टू किल समबडी और डाई ट्राइंग. तो वो कह रहा है कि या तो मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ या तो मैं खुद मर रहा हूँ दूसरों को मारते मारते. ही टेल्स हिज मदर कि वो वहां नहीं थी, there fighting his battles but was at home, पर वो घर पे थी and she was acting proud. He has faced the horrors of war which takes a toll on humanity, which takes a tax on humanity, जो खुद humanity को ही खा जाती है. What? War.
ओके, नाउ कम्स द 10 मार्क्स क्वेश्चन, जो 10-10 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो अब यहाँ पर पूछे गए हैं, ऑफ 200 to 250 वर्ड्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये इसकी जो मेरी वर्ड लिमिट है ये आउट चली गई है, यू कैन कर्टेल इट, क्योंकि हमको जो नेसेसरी पॉइंट्स मिले वो मैंने लिखे, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आपसे अगर 250 वर्ड्स बोले गए हैं तो आप इसको कम, मतलब अगर आप इसका इस जो हमने दिया आपको स्टेटमेंट उसका एक पैराग्राफ उड़ा दोगे तो आपके सफिशिएंट वर्ड लिमिट हो जाएगी। पहली चीज पूछी गई है कि पोएट कैसे विजुअल इमेजरी का यूज करता है, इमेजेस का यूज करता है ये दिखाने के लिए कि जो पोएम है डार्कलिंग थ्रश, उसमें कैसे डिस्पेयर और डिस्पॉन्डेंसी, होपलेसनेस कह सकते हो, उस पोएम में शो की गई है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ द थ्रश दैट हैव ऑन द मूड ऑफ द पोएट। तो सबसे पहली चीज बोली गई है, देखो ओपनिंग लाइन, सुंदर से उसकी ओपनिंग लाइन लिख दो, दैट दिस पोएम इज by the English poet and novelist Thomas Hardy. Now this poem describes a desolate world, जो वो world जहाँ पर poems जो speaker है he takes a cause of despair and hopelessness, जिसको सिर्फ ये दिख रहा है वहां पर that there is no cause of being happy, the bitter hopelessness of the Cold War, विंटर्स इवनिंग इज स्ट्रेस्ड बाय द इमेजरी। और कौन कौन सी इमेजरी यूज की गई है, फ्रॉस्ट हो गया, स्पेक्टर ग्रे हो गया, ड्रैग्स हो गया वहां पर, देन डेजोलेट, द वीकनिंग, द ब्रोकन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स वहां पर यूज किए गए हैं, ब्रोकन हो गया, हॉन्टेड हो गया। तो दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड एंड दीज आर यूनिफाइड, एक साथ इनको मतलब एक ही मीनिंग शो करते हैं, एंड दे हैव स्ट्रेंथेंड बाय देयर सजेशंस। और ये क्या बता रहे हैं, दैट देयर इज अ कोल्ड एटमॉस्फेयर, देयर इज वीकनेस, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द एटमॉस्फेयर, एंड देयर इज डेथ और घोस्टलीनेस। बल्कि इवन जब which might be cheering, the even day which might be cheering, जहां पर हम happiness show कर सकते हैं, वो भी कैसा लग रहा है, it is shown as desolate, it is having a weakening eye, मतलब कि वहां पर जो सूरज है वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है। the only color left in this darkling daylight, in this dark daylight is the color gray. Okay, gray itself symbolizes gloom and death. The speaker projects his feelings of isolation and despair. जो speaker है वो खुद बता रहा है there is so much isolation and despair onto the world, जो उसके इर्द गिर्द है। वो क्या कंपेयर करता है, वो ये जो डेजोलेट लैंडस्केप है उसको एक कॉर्प्स के जैसे, एक डेड बॉडी के जैसे, इन अ क्रिप्ट, आई हैव शोन द पिक्चर ऑफ इट। तो उसमें उसको डेजोलेट लैंडस्केप को एक डेड बॉडी के जैसे कंपेयर करता है। जो ग्लूमी क्लाउड्स है दे फॉर्म अ घावलिश, घावलिश मीन्स रिजेंबलिंग एविल कैनपी, और जो विंड है वो ऐसे गा रही है जैसे दे आर सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ डेथ लेमेंट। ओके, देयर इज नो सोल, नॉट अ सोल इनसाइड, वहां पर कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे आपको क्या रिजेंबल कर रही है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इमेजरी, कुछ इमेजेस हैं जो आपकी आईज के से फ्लैश हो रही हैं। तो दिस इज व्हाट इमेजरी सेज, एंड जो स्पीकर है वो इमेजिन करता है कि देयर इज स्पिरिट अपॉन अर्थ, जो फील कर रही है, मतलब देयर इज something that is fervorless, that is without energy or purpose as he does। फिर ये जो लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इसमें कोपाइस गेट की बात की गई है कि ये जो डिप्रेसिंग मूड है इट परमिएट्स एवरी इमेज इन द पोएम फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो वहां पर कोपाइस गेट एकदम स्टार्टिंग में शो किया गया था वो, वहां से लेकर टू द ब्रोकन एंड टैंगल्ड बुशेस एंड टू द स्पेक्टर ग्रे क्लाउड्स, इन सबको मिला करके वहां पर डेथ, ग्लूमीनेस, डेजोलेशन, ये सारी चीजें शो की गई हैं। He also eliminates the sense of hope that while noting even the seeds, ये बहुत important line है, that the seeds and the new growth have shrunken hard and dry, that there is no hope of new people being born। ठीक है, क्यों, why, because there is so much of gloom in the world। अब फिर पूछा गया है कि वहां का जो मूड है वो कैसे चेंज होता है, द मूड चेंजेस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, कैसे, बाय द थ्रश, जो बर्ड है वहां पर उसके सॉन्ग से। पोएम जो इट स्टार्ट्स इन अ सैड एंड ग्लूमी मूड, बट वो जो पोएम है
when it ends, where the poet laments the dying century and then it reaches the climax, और उसके बाद वो end कैसे पहुंचती है, जहां पर he hears a song of thrush, उसको realize होता है कि ये जो frail bird है वो कौन सा song गा रही है, the bird is singing the song of hope even in this desolate times। और यहाँ पर आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो, आई रिमेम्बर दैट कोट, जिसमें वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो कॉज ऑफ कैरलिंग्स द बर्ड इज सिंगिंग, और कुछ ब्लेस्ड होप है जो बर्ड को पता है और मुझे नहीं पता। ठीक है, द पोएम एंड्स ऑन अ नोट वेयर ऑफ ऑप्टिमिज्म, जहां पर द पोएट रियलाइजेस कि वहां पर देयर इज सम होप दैट कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स ऑल्सो। ओके, देन नेक्स्ट वन, द लास्ट पार्ट, ये भी 10 नंबर का है। यू हैव टू अटेम्प्ट आइदर ऑफ द 10 नंबर, 5 नंबर आपको दोनों अटेम्प्ट करने, 10 मार्क्स में से यू हैव टू अटेम्प्ट आइदर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि डोवर बीच का भाई सेंट्रल आइडिया बताओ, उसकी थीम क्या कहती है। तो उसकी थीम बताती है आपको लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, जो थर्ड पैरा है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो पूरा सीन दिखाया है वो मैंने डोवर बीच बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज रिलेटेड टू द सीन जो वहां का शो किया गया है। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है दैट इज सोफिक्लीज और इन सब का। उसके बाद जब थर्ड पैराग्राफ आता है तो वहां से मेन आपका सेंट्रल आइडिया शुरू होता है। फर्स्ट चीज वो पूछी गई, फिर पूछा गया कि पोएट जो है वो जो भी उसके दिमाग में कन्फ्लिक्ट है उसको वो बाय द एंड कैसे रिजॉल्व करता है। तो वो कहता है अपने बिलवड से कि बी ट्रू टू, लेट अस बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, हम लोग चलो एक एंड टू ईच अदर, कि चलो हम लोग एक दूसरे के साथ एटलीस्ट लॉयल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का सेंट्रल आइडिया बोला गया है। ये जो पोएम है डोवर बीच, इट इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम of Matthew Arnold, a writer and educator of the Victorian era। फिर इसका सेंट्रल आइडिया बोला गया है, क्या होता है, that Arnold expresses his grief and lament for the rapid and inevitable decline in religious faith, loss of religious faith ही इस जो स्टोरी है उसका जो सेंट्रल थीम है वो यही है। आर्नल्ड जो है ही इज मोर्निंग ऑफ अ सोसाइटी जिसने अपनी जो भी कल्चरल वैल्यूज थी, मॉरल वैल्यूज थी एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था उसको खो दिया है। एंड देयर इज मोर राइज टू क्रूल्टी थ्रू डिसेप्शन, दिखावा, अनसर्टेनिटी एंड टू होपलेसनेस। ठीक है, जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल फेथ था वो जो एक समय पर इट यूज्ड टू ग्लोरीफाई has now started to lose its luster। अब उन चीजों ने अपना जो चमक है वो खो दी है। इस फेज ऑफ फ्यूटिलिटी में आर्नल्ड एक्सप्रेसेस दैट द बिलीफ that only true love can succeed, कि सिर्फ यहाँ पर क्या सक्सीड कर सकता है, that is true love, godless world a meaning। ठीक है, this godless world can get a meaning only through true love। he seeks the comfort of love and urges, ये भी आपके आइडिया सेंट्रल आइडिया का ही हिस्सा है, जिसमें वो कहता है कि he finds his comfort in the love and urges the lovers to support each other through thick and thin। और सिर्फ वो क्या बोलता है कि whosoever, मतलब अपने वो beloved से कहता है कि that you are the one who should support us, we should support each other at the time of any of the problems। जो कंक्लूडिंग लाइन है वो स्ट्रेस करती है अपॉन द हॉरर एंड ब्रूटैलिटी जो वर्ल्ड में परसिस्ट कर रही है कंटिन्यूड है। इट इज डिप्राइविंग पीपल ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड जॉय एंड हार्मनी। और जो लॉस ऑफ फेथ है उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को क्या बना दिया है, नम बना दिया है। आप इसको जो लाइंस वहां की जो कोट्स है उसमें भी मेंशन कर सकते हो। फिर लास्ट में वो बोलता है, जिसमें अभी इसमें पूछा गया था ना कि वो क्या सजेशन देता है, तो पोएट जो है वो सजेशन देता है अ वे टू सर्वाइव इन द मिड्स ऑफ द सोल killing loss of faith, in the midst of soul killing loss of faith, की वो एक सजेशन देता है टू सर्वाइव, एंड दैट इज
to love and remain loyal to each other, that let us be true to each other, let us be loyal to each other. वो यही suggestion देता है अपने beloved को. Effectively the poet is asking his beloved, poet अपने beloved से बोल रहा है to promise her love and faith in an otherwise loveless and faithless world. ये जो cruel, faithless, loveless world है, just promise me that you will be my side forever. This marks एक ambivalent moment in the poem है, for it's unclear कि how honestly the speaker believes in the power of love, क्योंकि उसने इस statement के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया. तो ये this statement could have some mixed feeling or some contradictory ideas. ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. Okay, perhaps और शायद जो स्पीकर है वो एक्चुअल में ये भी सोचता हो कि थ्रू जो उनका लव है उसके थ्रू जो कपल है दे मे स्टैंड अगेंस्ट द टाइड ऑफ क्योर्स, कि अगर कोई भी इश्यूज प्रॉब्लम्स परेशानी आती है तो इफ दे आर टुगेदर दे कैन फाइट एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. Okay, so I hope you have understood these things. कुछ नहीं समझ आया, you can mention it in the comment box. ये जो 3 बड़े बड़े questions थे, these are done. तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी करना है, ये 5 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी करना है. 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में यू हैव ऑप्शंस, ईदर यू कैन चूज दिस डार्कलिंग थ्रश और डोवर बीच. अब ये मत समझना है इसमें कि जो क्वालिटी वाला जो स्टोरी है वो लॉन्ग आंसर में नहीं पूछी गई है तो वो पूछी ही नहीं जाएगी. इट डजंट मीन सो. यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिमेन दिया है एंड इवन ये क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे जो तुम लोग ने इतने 4-5 पार्ट्स में पढ़े हैं. वो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे, काउंसिल सिर्फ एक आइडिया दे रही है आपको कि भाई ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा पैटर्न है, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, एनी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. तो दिस आल्सो यू हैव टू स्टडी. इसके अलावा यू कैन स्टडी ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने थे वो सब सॉल्व है. कुछ एक आध जो न्यू क्वालिटी का तो कोई भी नहीं आया है. जॉन ब्राउन का एक है तो दैट आई विल सॉल्व. डॉल्फिन्स भी नहीं किया गया है, ठीक है. तो डार्कलिंग थ्रश was done earlier as well, तो इसका पिछले साल का है, डोवर बीच का है, तो वो सब पढ़ो, स्टडी ऑल दोज थिंग्स. कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन मेंशन इट in the comment box. Just keep preparing for your exams. Now you'll have your pre-boards after your half yearlies. Do well in that. Keep studying it. Important questions भी हैं. आप literature की पूरी playlist देखोगे. You have hundreds of things to study in that. उतनी पूरी playlist according to your syllabus you can see. And if you have liked the video, please do share it with your friends, especially the स्टूडेंट्स जो साइंस सेक्शन के. कॉमर्स वालों को तो कॉमर्स के वीडियोस देख करके मेरा चैनल मिल जाता है. जो साइंस वाले स्टूडेंट्स उनको नहीं मिलता है, देन दे कम एट द एंड ऑफ द डे जब अगले दिन एग्जाम होता है. तो जस्ट go ahead, share the channel with them to help them to and do well in your exams. Thank you.